ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट आई है और 2-3 और चैप्टर हैं। तो भाई 1-2 या वीडियोज़ के अंदर जो है ना हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल सिस्टम है उसके अंदर जो वेस्ट का सारा प्रोसेस है वो क्या होता है। उसके बाद मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ भी शेयर करता हूँ इसके। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है। आप खुद भी जाते होंगे वार्ड्स के अंदर, तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास हेल्थ केयर की एस्टेब्लिशमेंट के दौरान जितना भी वेस्ट हमारे पास इकट्ठा होता है ना, उसे हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। अब हर कंट्रीज़ के अपने अपने हॉस्पिटल हैं, वहाँ का वर्कलोड किस तरह का डिपेंड करता है। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास लार्ज हॉस्पिटल हैं, मोटी मोटी बातें बताएंगे। तो लार्ज हॉस्पिटल का जो है ना वो हमारे पास होता है 0.5 से 2 ग्राम पर केजी पर बेड पर डे। ठीक है, ये एक यूनिट है। 0.5 से 2 ग्राम पर केजी पर बेड पर डे। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज हॉस्पिटल के अंदर होता है। और इसके अंदर जो है ना वो दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है हमारे पास रिस्क वेस्ट और एक होता है हमारे पास नॉन रिस्की वेस्ट। तो ये जो लार्ज हॉस्पिटल में ना ये हमारे पास 0.5 से 2 ग्राम ये हमारे पास होगा नॉन रिस्क वेस्ट। बताता हूँ सारा क्या होता है रिस्क और नॉन रिस्क का बारे में। ये हमारे पास होगा नॉन रिस्क वेस्ट। ठीक है, जबकि हमारे पास नंबर सेकंड पे उसने लिखा हुआ है कि 0.1 से 0.5 ग्राम पर केजी पर बेड पर डे। ये क्या कितना मटेरियल प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास जो रिस्क वेस्ट होता है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है। तो सबसे पहले ये बताया हुआ उसने बुक के अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह की आपके पास वेस्ट के हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वेस्ट के अंदर हमारे पास 3 तरह की जो है ना वो वेस्टेज आ जाती है। 3 नहीं सॉरी, दो तरह की। अभी ऊपर बता के तो आया हूँ। अच्छा, एक हमारे पास होती है रिस्क वेस्ट, जो कि हमारा पास था 0.1 से 0.5। अब आपको अच्छे से ग्रैप हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा है रिस्क वेस्ट वाला। ठीक है, हम रिस्क थोड़ा ले रहे हैं। फिर नॉन रिस्क वेस्ट हमारे पास क्या था, 0.5 से 2 ग्राम था। ये 0.1 से 0.5 ग्राम था। ये जहाँ 0.5 ग्राम ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होकर 2 ग्राम तक जा रहा है, जो कि हमारे पास नॉन रिस्क वेस्ट है। तो नॉन रिस्क वेस्ट जो है ना, तो इसके अंदर ना होता बेसिकली क्या है, हमारी जान के लिए ख़तरा बन जाता है अगर रिस्क वेस्ट को हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना करें। ठीक है, अगर कोई पूछे व्हाट आर रिस्क वेस्ट, तो आपने उसको सिंपल ये बता देना है कि ऐसा वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट है, अगर इसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना करें तो हमारे पास ये बॉडी की कोई ना कोई इंजरी, मतलब बॉडी को बीमार करने को यहाँ पे वो इंजरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। सपोज करें उसने नीडल को सही तरह डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, इवन कि HIV भी जो है ना, अगर सिरिंजेस को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ ना किया तो ये हमारे लिए रिस्क है सारे का सारा, कि हमें बीमारी हो सकती है इसकी डिस्पोज ऑफ अगर अच्छे से ना किया हुआ। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि रिस्क के अंदर आ जाएंगी और जिनका डिस्पोज ऑफ करना हर हॉस्पिटल के लिए जो है ना वो एक लाज़िम व मलज़ूम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिस्क वेस्ट के अंदर सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि हमारे पास 4-5 कैटेगरीज जो है ना उसने बल्कि ज़्यादा इसमें आई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्क वेस्ट को जो है ना वो यहाँ से कैटेगराइज़ करता हूँ। तो नंबर 1 पे उसने कहा हुआ है कि इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। ठीक है, जो हमारे पास इन्फेक्शन का काज करवा देगा। नंबर 2 पे जो वेस्ट है वो हमारे पास है पैथोलॉजिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास कह रहा है कि कुछ जो शार्प्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, नाइफ्स हो गया, वो सारे की सारी हमारे पास होगी। फिर वो कह रहा है हमारे पास कुछ फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फिर वो कहता है हमारे पास कुछ होंगे केमिकल वेस्ट। ठीक है, एंड देन हमारे पास वो कह रहा है कुछ हमारे पास हैवी मेटल्स होती हैं। बहुत से हैवी मेटल्स जो है ना वो आपको इसके साथ वास्ता पड़ जाएगा। तो हमारे पास हैवी मेटल्स होंगे। एंड लास्ट पे जो उसने लिखा हुआ है ना हैवी मेटल्स हो गए, साथ में ही उसने लिखा हुआ है कुछ हमारे पास होते हैं जीनोटॉक्सिक वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट हो गया। फिर हमारे पास कह रहा है कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं। ये तो अब जो रेडियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट है ना उनके अंदर आप जाएंगे तो आपको सारे का सारा सीन नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास होती हैं रिस्क जो वेस्टेज के अंदर आ जाते हैं।
फिर हमारे पास जो है ना वो जो भी नॉन रिस्क वेस्ट कौन कौन सा हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस्ड होता है। मतलब ऐसा है कि जिसको हम ना नॉर्मल डोमेस्टिक गार्बेज, जिस तरह घरों में कचरा शचरा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो इसका कोई इतना ना अगर डिस्पोज ऑफ अच्छी तरह ना भी हो खुदा ना खास्ता, तो इसका इतना कोई रिस्क नहीं होता। जिस तरह हम घरों में से कूड़ा निकालते हैं, घर की सफाई करते हैं ताकि जरासीम वगैरह पैदा ना हो, तो बस वैसे ही जो है ना हमने इसका कंसीडर करते हैं ना रिस्क को। इसके अंदर मोस्टली जो है ना आपके वो कह रहा है कि हमारे पास ना रिस्क के अंदर ना, ओहो चलें यहाँ पे लिख देते हैं ना रिस्क। उसने उसने कुछ कैटेगराइज किया, मतलब पेपर और कार्डबोर्ड जो है ना वो पेपर वर्किंग जितना भी होता है ना, आपने जो हिस्ट्री लेते हैं वो सारी की सारी पेपर वर्किंग, फिर मरीज़ के चार्ट बनाने होते हैं। फिर हमारे पास कुछ मेडिसिन की पैकेजिंग होती है। ठीक है, फिर कुछ फूड वेस्टेज, मतलब अमूमन हॉस्पिटल्स के अंदर जो खाना आता है उसकी वेस्टेज वगैरह के अंदर सारे कंसीडर किया जाता है। फिर हमारे पास कुछ एरोसोल्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी सी बातें थी। ठीक है, अब अगर कोई इन्फेक्शियस वेस्ट के बारे में पूछ ले तो ये इन्फेक्शियस वेस्ट कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। कि बात यही है ना कि अब ये रिस्क तो है, लेकिन अब ये प्रोड्यूस कहाँ कहाँ से हो रहा है इन्फेक्शियस वेस्ट, जो कि हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी पैरासाइट या कोई भी फंगाई से जो है ना वो हमारे पास कंटामिनेटेड हो। अब इसके अंदर जो है ना वो लैब वर्क के अंदर जो है ना वो हमारे पास जितना भी कल्चर्स आते हैं, स्पूटम कल्चर्स से देख ले, टीबी वाले पेशेंट जो अपने थूक भेजते हैं, ठीक है, उसका कल्चर को जो करके उसके बाद उसको भेजना होता है। फिर हमारे पास जो है ना इन्फेक्टेड पेशेंट्स का बेस है, कुछ फीसिस का जो है ना वो अमूमन करते हैं टेस्ट उसके लिए। फिर हमारे पास वेस्ट फ्रॉम सर्जरी एंड ऑटोप्सीज़, कुछ जो ऑटोप्सीज़ आती हैं ना आपने डेड बॉडीज़ की, ठीक है, या कुछ हमारे पास सर्जरीज़ होती हैं तो उनका वेस्टेज सारे का सारा होता है। फिर हमारे पास कुछ इन्फेक्टेड एनिमल जो है ना वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर रहते हैं, और जो वेस्टेज होता है ना हीमोडायलिसिस, जो डेली बेसिस के ऊपर या हफ्ते में ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक डायलिसिस करवाते हैं, उनकी एक स्पेशल किट होती है। हेपेटाइटिस वालों की भी ना अलहदा मशीनें होती हैं और उसका वेस्टेज अलहदा ही करना पड़ता है। अगर हेपेटाइटिस वाली किसी मशीन नॉर्मल बंदे को लग गई और वहाँ से नीडल पास होगी तो इस मतलब वो इन्फेक्शन हो जाएगा। पैथोलॉजिकल में क्या है, आपने पैथो के लैब के अंदर देखा होगा, बहुत से हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ब्लड सैंपल्स आ जाते हैं, और कुछ हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स इस तरह के आ जाते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ना बॉडी पार्ट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं पूरे के पूरे बॉडी में, वो हमारे पास पैथोलॉजिकल के अंदर। शॉप्स के अंदर क्या क्या आएंगे, वही बच्चे को पता है, सिरिंजेस आ जाएंगी सारी की सारी, या फिर हमारे पास नीडल्स आ जाएंगी, सही है, साथ में हमारे पास इन्फ्यूजन सेट्स आ जाते हैं। आपने जितने भी वो इन्फ्यूजन वाले वो सारे लिख दिए हैं, ब्लेड्स लिख देने हैं, ठीक है, और ब्रोकन ग्लासेस सारे के सारे आपने लिख देने हैं इसके अंदर शॉप्स के अंदर। फिर हमारे पास फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या आएंगी, जो भी अब बड़ी बड़ी दवाई अमूमन ना ये यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है ना वो एक्सपायर्ड हो जाती है, तो वो फार्मास्यूटिकल मतलब जो भी एक्सपायर्ड है, अगर वो कोई खा ले तो उसके लिए जान का मसला बन सकता है। ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन कभी भी नहीं खानी, हमेशा चेक करके खाया करते हैं। एक्सपायर्ड या अनयूज़ जो है ना वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ गई। फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा में ओवरडोज हो जाती हैं। फिर स्पिल ओवर या कंटामिनेटेड प्रोडक्ट हैं, या फिर हमारे पास कुछ ग्लव्स वगैरह, ये भी फार्मास्यूटिकल के अंदर। फिर हमारे पास केमिकल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने किया, कोई भी डिसइंफेक्टेंट आ गया, ठीक है, तो वो केमिकल जो है ना वेस्टेज की तरह आ जाता है। फिर हमारे पास हैवी मेटल में क्या हो गया, हैवी मेटल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो भी मरकरी आ जाता है, मरकरी से तो आपका वास्ता पड़ता है, थर्मामीटर के अंदर अमूमन मरकरी होती है ना, तो मरकरी हो गया। फिर आपके पास जो है ना जो ब्रोकर इक्विपमेंट होते हैं ना, वहाँ से सारे का सारा मरकरी रिलीज होता है। कैडमियम हो गया, मतलब जितने भी हैवी मेटल्स है ना, कैडमियम, जो कि हमारे पास डिस्कार्डेड बैटरी से होती हैं। फिर हमारे पास डिस्कार्डेड बीपी मेजरिंग अपरेटस, ठीक है, डिस्कार्डेड बीपी मेजरिंग ऑपरेटर, उसके अंदर भी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको पारा से नज़र आ रहा होता है। फिर हमारे पास जीनोटॉक्सिन में क्या होता है, कुछ ऐसे वेस्टेज होते हैं जो आउटडेटेड मटेरियल या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है, जिस तरह वोमिटस, फीसिस और यूरिन जो है ना वो जो पेशेंट से लिया गया ना,
इन सिंपल अगर हम जीनोटॉक्सिक की बात करें, मतलब जो डीएनए को जो है ना उसने डैमेज करना होता है, तो वही साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या आउटडेटेड मटेरियल सारे का सारा जो है ना जीनोटॉक्सिक के अंदर आ जाएगा। या फिर जो कंटामिनेटेड जो है ना वो प्रिपरेशन के दौरान या एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जितने भी ड्रग्स हैं ना, ठीक है, उनके सारे के सारे। फिर रेडियो एक्टिव के अंदर हमारे पास लिक्विड सॉलिड या गैसेज वेस्टेज जो है ना वो हमारे पास रेडियो न्यूक्लियाइड से जो है ना वो कंटामिनेटेड होता है। ये मोस्टली जो है ना वो जो रेडियो थेरापिस्ट है ना उनके पास ये आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे लिक्विड्स वो बनाते हैं जिनके अंदर आ जाता है। तो ये ऐसे सारे की सारी हमारे पास रिस्क फैक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट सी बातें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हमारे पास रिस्क फ्रॉम हेल्थ केयर वेस्टेज। तो मतलब इस टॉपिक के अंदर भी ना उसने इसी को रिवाइज़ किया हुआ कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे पास हेल्थ केयर वेस्ट के अंदर से। जितना भी हमारे पास हेल्थ केयर के अंदर वेस्ट आता है ना उससे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 1 पे हमने कहा कि हमारे पास ख़तरा है, हैज़र्ड्स है, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में आपने लिखना है। सबसे पहले हैज़र्ड है कि हमारे पास कोई भी इन्फेक्शियस वेस्टेज से जो है ना या फिर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो यूँ ही पब्लिकली जो है ना वो कूड़े क्रिकेटों में पड़ा रहा, ठीक है, तो वो उससे क्या क्या हो सकता है। उस इलाके में हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन होगा, ठीक है, सी बहुत कॉमन होगा, HIV जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। और इसके अलावा जो है ना वो और भी स्किन की कुछ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से होता क्या है कि ये शार्प चीज़ें जो है ना वो उनको कट लगा देती हैं हमें आते जाते किसी भी को भी। वो फिर है हमारे पास हैज़र्ड फ्रॉम केमिकल और फार्मास्यूटिकल वेस्टेज। से केमिकल की वजह से हमारे पास क्या होगा, वो वही केमिकल्स है कि किसी ने अगर खा लिए हैं तो जीनोटॉक्सिक हो सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। या फिर वो जो है ना वो क्रेसिस हो सकती हैं, ठीक है, या एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, इवन जिस तरह हमारे पास वो मरकरी और कैडमियम वगैरह से। फिर हमारे पास जो है ना जितने भी जीनोटॉक्सिक हैं वो एक्सपोजर की वजह से। फिर हमारे पास रेडियो एक्टिव की वजह से क्या क्या हो सकता है। जो रेडियो एक्टिव है ना अगर इनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ ना किया गया तो इसकी वजह से वो पेशेंट जो है ना वो डिजीनेस का शिकार होगा, साथ में उसको जो है ना वो वोमिटिंग शदीद किस्म की होगी, साथ में वो हेडेक के साथ वो प्रेजेंट कर जाएगा, ठीक है। फिर पब्लिक सेंसिटिविटी में उसने कहा कि वहाँ की जो पब्लिक है ना उस इलाके की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी उस क्योंकि वो उसका एक्सपोजर कम है। जो मेडिकली लोग हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा तो वो फिर भी लेस सेंसिटिव हैं इन चीज़ों से, लेकिन जो पब्लिकली हैं क्योंकि वो इम्यूनाइज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना आम पब्लिक वो इसमें है। तो अब जो है ना इसी के लिए जो है ना एक वेस्ट मैनेजमेंट टीम जो है ना वो हर हॉस्पिटल की जो है ना वो होती है, आपके हॉस्पिटल में अंदर भी होगी। इस टीम के अंदर क्या क्या बेसिकली होता है, एक तो आपका मेडिकल सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट टीम। इस टीम का काम क्या है कि जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट ना उसको ठिकाने लगाना है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि हर हॉस्पिटल का जो है ना एक होता है MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसका बेसिकली काम होता है कि उसने एक WMT वेस्ट मैनेजमेंट टीम जो है ना वो प्लान करनी है, और इस टीम के ज़रिए जो है ना उसने एक वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना वो प्लान जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। उसकी उस प्लान की फिर इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है, ठीक। तो इस टीम के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो इसकी टीम है उसका साथ देती हैं वो कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 जो है ना वो MS या फिर उसका हेड जो है ना वो ही टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर होगा इस टीम का। मतलब अगर कोई भी मसला होगा तो MS से जो है ना वो ऊपर वाली अथॉरिटीज़ पूछेंगी कि तुम्हारे इलाके में ये क्यों है। नंबर 2 पे हेड ऑफ़ द ईच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, ठीक है। उस इलाके में जितने भी हॉस्पिटल है ना उनके हेड जो है ना वो बाकी सारे के सारे इन्वॉल्व हों। मतलब हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर स्किन डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, ENT डिपार्टमेंट, तो उन सारे के हेड जो है ना वो इस टीम का हिस्सा होंगे जो कि MS के अंडर होंगे। फिर जो है ना वो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एक होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स होगा, ठीक है, जो कि इनकी मातहत होता है, इनका कहना मानते हैं। उसके नीचे जो हमारे पास होता है चीफ फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, जो कि चीफ फार्मासिस्ट जो कि ये मेडिकल जो एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं इनको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है वो सारी का सारा काम इसके ज़िम्मे है। फिर वही जो रेडियोलॉजी का जो है ना वो हमारे पास होगा, जो हमारे पास एक रेडियोलॉजी का ऑफिसर होगा। फिर हमारे पास हॉस्पिटल सुपरवाइज़र होगा एक, ठीक है, हॉस्पिटल सुपरवाइज़र या हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन उनका होगा। फिर हमारे पास एक हॉस्पिटल इंजीनियर होगा जो कि इस सारे प्लान को ऑर्गेनाइज़ करने में जो है ना वो इंजीनियरिंग वाला जितना भी काम है वो इसके ज़िम्मे होगा। तो ये जो है ना वो 7 एक लोग जो बनते हैं ये इसके अंदर होते हैं। MS हर डिपार्टमेंट का जो है ना हेड, उसके नीचे जो है ना वो हमारे पास वेस्ट और जो है ना वो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजी वाला फिर ले लेना आपने, फिर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, और फिर हॉस्पिटल इंजीनियर ले लेना। तो इंजीनियर को मिलो के आपने सारी ये टीम बनानी होती है।
अब हमने कहा कि वो वेस्ट मैनेजमेंट एक प्लान जो एमएस के पास आता है, जिसको अप्रूव करता है, फिर वो डब्ल्यूएमटी टीम उसको सारे के सारे को ना इम्प्लीमेंट करने के अंदर लग जाती है। एमएस इनके अंदर से ना एक वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो है ना वो चुन लेता है, तो उसके ज़िम्मे होता है कि इस प्लान को जो है ना वो हू बहू जो है ना वो आगे तक इम्प्लीमेंट करवाना है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो उसने नेक्स्ट बात की हुई है कि वो प्लान क्या होता है सारे का सारा। तो जो एमएस ने ना यार फोकस को किया है, तो जो एमएस ने ना एक ऑफिसर चुना था, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके पास जो प्लान होता है ना, वो प्लान क्या करता है, इस प्लान का काम होता है कि ए प्लान ऑफ हॉस्पिटल शोइंग द डिस्पोजल ऑफ एवरी वार्ड एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। उस प्लान ने ना हर वार्ड और हर डिपार्टमेंट का जो है ना वो डिस्पोजल आपको जो है वो शो करवाना होता है कि ये हाँ हम इस प्लान के ज़रिए ये करेंगे, तो उस प्लान की ये खूबी होगी पहली, ठीक है। ईच पॉइंट शुड शो वेदर इट इज़ रिस्क बेस्ड और नॉट बेस्ड, ठीक है। तो जो भी वो प्लान होगा उसके अंदर बताया जाएगा कि कौन सा हमारे पास जो है ना वो रिस्क वाला वेस्ट है, मतलब जिसको डिस्पोज ऑफ करने से हमारे पास ना किया तो हमारे पास बीमारियां फैल सकती हैं, या फिर वो हमारे पास नॉन रिस्क वेस्ट है, ये भी हमारे पास शो करना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास कह रहा है उसी प्लान के अंदर जो है ना वो शो किया जाएगा कि इनकी जो रिस्क वेस्टेज और नॉन वेस्टेज हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना इस प्लान के ज़रिए, उसी प्लान के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी स्टोरेज कहाँ कहाँ पे करवानी है, फिर उसके बाद हम डिस्पोजल आपकी तरफ जाएंगे ना। इनको पहले इकट्ठा कर लिया है हमने, फिर इकट्ठा करने के लिए हमारे पास जो डिटेल है ना, कंटेनर्स कौन कौन से हैं, किस किस कंटेनर में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी ट्रॉलीज़ हैं, ठीक है, और कितने नंबर्स हैं ट्रॉली के और उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, वो सारी की सारी WMO का जो है ना मतलब वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का काम होता है उस प्लान। फिर वो टाइम टेबल मतलब आया कि सुबह के वक्त कलेक्शन करनी है, शाम के वक्त करनी है, तो टाइम ऑफ कलेक्शन किस किस वक्त जो है ना वो कलेक्ट किया जाएगा, वो सारे का सारा है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि एस्टिमेशन करना नंबर ऑफ़ स्टाफ रिक्वायर्ड, कि इस प्लान को ऑर्गेनाइज़ करते हुए उसको कितना स्टाफ चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पे उसको। फिर प्रोसीजर ऑफ स्टोरेज हो गया, हैंडलिंग दी वेस्टेज, वो सारा बताएगा कि प्रोसीजर क्या है उसको, और स्टोरेज के दौरान जो है वो हैंडलिंग के सारा प्रोसीजर वो शो करेगा। फिर हमारे पास है ट्रेनिंग कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, मतलब जितने भी हैं ना वो अब स्टाफ को भी तो जो है ना वो ट्रेन करना है ना, तो इसके लिए जो है ना वो जितने भी हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और साथ में कोर्सेज हैं, साथ में अगर कोई एमरजेंसी प्रोसीजर्स आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो क्या क्या हम मेजरमेंट्स करेंगे, तो उस प्लान के अंदर ये सारी बातें जो है ना वो शो करेंगी। नंबर 1 पे हमारे पास के प्लान होगा कि वार्ड और डिपार्टमेंट से कलेक्शन, फिर रिस्की कौन सा है और नॉन रिस्की कौन सा है, फिर उसकी स्टोरेज है, फिर कंटेनर कितने हैं, ट्रॉली कितनी, कॉस्ट कितनी है, टाइम किस किस वक्त कलेक्ट करना है, कितना स्टाफ चाहिए, कितनी प्रोसीजर क्या है उसकी स्टोरेज का, फिर हमारे पास ट्रेनिंग प्लान क्या, और फिर हमारे पास एमरजेंसी प्रोसीजर जितने भी है ना वो हमने शो करने होते हैं। अब हमारे पास कि स्टेप्स क्या क्या हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, मतलब अब हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब इसको किस तरह ठिकाने लगाना है, इसको हम सारे का सारा मैं इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में नहीं बल्कि इसी में शो करता हूँ। तो यार अभी तक इतना जो है ना वो हमने डिस्कस किया है, बस लास्ट अब टॉपिक रह गया कि हमने ठिकाने लगाना है और उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हॉस्पिटल वेस्ट का। ओके जी, अब आप सपोज़ करें कि हैं वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे किसी भी जो है ना वो वेस्ट की मैनेजमेंट्स के लिए। तो नंबर 1 की स्टेप है वेस्ट सेग्रीगेशन। क्या होता है मैं सारा बताता हूँ। वेस्ट सेग्रीगेशन हो गया। नंबर 2 पे वो कह रहा है हमने वेस्ट की कलेक्शन करें। मैं सेग्रीगेट मतलब कि रिस्क वाला जो है ना और नॉन रिस्क वाले को हमने अलग-अलग कर सेग्रीगेट करना है। मतलब हमने कहा ना कि जो इन्फेक्शन का होते हैं वो रिस्की होते हैं, तो रिस्की वाले को और नॉन रिस्की वाले को सबसे पहले आपने अलग-अलग करना है। ये ना हो कि दोनों को मिक्सचर बना के रखा हो, पता ही नहीं है कि कौन सा रिस्की है कौन सा ना। नंबर 2 स्टेप जो है ना हमारे पास है वेस्ट की, अब हमने अलग तो कर लिया, उसकी जो है ना वो वेस्ट की कलेक्शन कर लेनी है। सही है, अब अलग-अलग कलेक्शन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन करवानी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट की। फिर वेस्ट को अब जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर तो करना है ना, ये नहीं कि सीधा जाके करना है। तो वेस्ट को हमने वहाँ पे स्टोरेज करवा दिया, ठीक है। तो नंबर 5 स्टेप पे है कि इसकी अब हमने स्टोरेज करवाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिस्पोज़ल करवा देनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स जो है ना वो हेल्थ फॉर हेल्थ केयर वेस्ट जो है ना वो हम सारे की सारी देखते हैं।
तो सबसे पहले है हमें वेस्ट की सेग्रीगेशन करवानी है। तो इसके अंदर उसने कुछ भी नहीं लिखा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कह रहा है कि हमारे पास जितना भी जो रिस्क है वेस्ट और जो हमारे पास नॉन रिस्क वेस्ट है ना, ठीक है, इन दोनों को हमने अलग कर लेना है। जब वो अलग हो जाएंगे तो मतलब लेबॉर्ट्री से, ऑपरेशन थिएटर से, डिलीवरी रूम से जो है ना वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ से कलेक्ट करते हैं ना, कोशिश किया करें कि वहीं पे जो है, मतलब अगर लेबर रूम है ना तो वहीं पे आपने अलग चीज़ें जो है ना वो लेबर रूम से, डिलीवरी रूम से या ऑपरेशन थिएटर से या बेड साइड से या लैब से, वहीं पे जो है ना रिस्की और नॉन रिस्की साथ अलग करते जाएंगे। तो अब जो आपका है ना रिस्क, नॉन रिस्क वाला, मतलब जिसका ख़तरा नहीं है इन्फेक्शन करवाने का इंसानों के अंदर, उसको आपने किस बैग के अंदर रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसको ये ब्लू पॉइंटर से लिख रहा हूँ, उसको आपने हमेशा ब्लू में डलवाना है। उसने कहना है कि तुमने इसको जो नॉन रिस्क वाला है उसको ब्लू में डालना, ताकि दूर से देखते ही पता चल जाए कि हमें हाँ इसको जो है ना वो हम नॉन रिस्क फैक्टर है, इसको लाइट से लेके आराम से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है। एडुकेट नंबर ऑफ नॉन रिस्क वेस्ट कंटेनर मस्ट बी, मतलब हर कंटेनर जो है ना वहाँ पे आपने जो शॉपर चढ़ाना है ना, ठीक है, वहाँ पे ब्लू बैग होना चाहिए जिसके अंदर नॉन रिस्क वाला जो है ना वो होगा। फिर जो रिस्क वाला है ना उसके लिए वो कह रहा है कि जितने भी शॉप्स चीज़ें हैं, नीडल्स हैं और वो सारी की सारी, उसको आपने येलो प्लास्टिक बैग के अंदर डालना है। अब येलो मार्कर तो नहीं है, चलो मैं यहाँ से ग्रीन से ले रहा हूँ, येलो जो है ना वो प्लास्टिक बैग आपने, ठीक है, यूज़ करने हैं पीले रंग के। ठीक है, जिस तरह सूरज की रोशनी पीली है ना या बल्ब पीला होता है, बिल्कुल वैसा ही आपने करना, ताकि जो खतरे का दूर दूर से जो है ना, सूरज से हमें जो है ना गर्मी लगती है ना, तो वहीं से याद कर लेना कि पीले रंग से जो है ना वो रिस्क हो सकता है हमें, तो यहाँ से याद कर लें। क्योंकि रेडिएशन वाली चीज़ें भी इसके अंदर होगी, तो सूरज से भी रेडिएशन आती है, तो मैंने यूँ याद किया हुआ था, क्योंकि ये भूल जाता है ब्लू और येलो वाला ना हमेशा, तो आपने यूँ याद करना कि ब्लू येलो वाला ही है। ठीक है, वो कह रहा है फिर जब ये नहीं कि अब एक दफ़ा लगा दिया बैग तो बस अब टपाटप लग रहा है सारा दिन ही। जब देखें कि वो 3/4 जो है ना वो बैग फिल हो चुका है, तो उसको जो है ना वो हमने रिमूव करना है। ठीक है, उसको फिर आपने सील करवाना है। ठीक है, फिर प्रेफर मेथड क्या है, सेल्फ लॉकिंग टाइप जो है ना इसके अंदर जो है ना कुछ के ऊपर प्लास्टिक सीलिंग टैग्स लगा देने हैं, ताकि इसके अंदर कोई और चीज़ जो है ना फिर आप एड्स ना करवाए जा सके। ठीक है, द बैग शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। अब एक हमने सील करके निकलवा लिया तो इसकी जगह नया भी लगाना है, ये नहीं कि बस अब खाली कंटेनर पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक न्यू बैग भी लगा देना है, ताकि जो है ना वो रिस्क वेस्ट मस्ट नॉट बी प्लेस टू ओपन कंटेनर हो गया दैट इनका जो वाटर बोर्न हो, या अगर हमने वैसे ही एक बार इकट्ठा करने के बाद दोबारा शॉपर ना लगाया, उसके ऊपर प्लास्टिक बैग ना लगाया, तो वो हो सकता है कि वो फैल जाए, फिर वो बड़ा मसला हो जाएगा। सही है, इसी के ऊपर जो है ना वेस्ट सेग्रीगेशन के अंदर अगर कुछ शार्प चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो इसके लिए उसने वो कहा कि इसके लिए हमने ना फिर येलो जो है ना, तो अब आपने कभी भी जो शार्प ब्लेड्स वगैरह हैं या सिरिंजेस वगैरह हैं ना, ठीक है, वो सीधा अभी यहाँ पॉलीथीन बैग में डालेंगे, वो तो जनाब फट के बाहर आ जाएगा। अगर कोई आपने चाकू वगैरह फेंका हो तो वो तो यहाँ से कट के बाहर आ जाएगा। इसके लिए ना स्पेशल जो है ना वो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, और वो भी हमारे पास येलो कलर के ही होते हैं, लेकिन वो होते हैं इस तरह कंटेनर के जो वहाँ से फट ना सकें। तो वो यही बात करें कि हमारे पास पर्पस डिज़ाइन कंटेनर होते हैं जो कि रेजिस्टेंस होते हैं पेनिट्रेशन के, खा जितने मर्ज़ी तेज़दार चीज़ हो वहाँ से उस येलो कंटेनर में से पास नहीं कर पा रही होती। ठीक है, इट शुड बी येलो एंड मार्क डेंजर। इसके ऊपर जो है ना वो मार्क, पता क्या लिखना होता है उसके ऊपर आपने मार्क करके लिखना होता है कि डेंजर कॉन्टामिनेटेड शॉप्स फॉर इंसिनरेशन, बस ये उसके ऊपर लेबल हुआ होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हमने नीडल्स वगैरह जो शार्प चीज़ें हैं ना वो फेंकनी होती हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना वो जितनी भी सिरिंजें हैं ना, वो कह रहे हैं सबसे पहले उसको ना, सिरिंज होता है ना वो अमूमन आपने देखा वो डब्बा होता है, कड़क करके काट देते हैं लगाने के बाद। तो वो होता है कि सिरिंजों का आगे वाला जो है ना वो हमेशा कट करके बिफोर भी कहीं पे इसको ना हमेशा कट करना है। जब वो फिर 3/4 जो है ना वो ये बैग भी जो है ना वो हमारे येलो बैग जो है ना वो भर जाएगा, तो उसके बाद जो है इसको हम रिमूव कर लेना है। फिर उसने एक नोट लिखा हुआ है कि जो अगर लार्ज क्वांटिटीज़ की फार्मास्यूटिकल वेस्ट है ना, वो कह रहा है कि अगर हद से ज़्यादा है तो वो फार्मास्यूटिकल को टाइम से वापस कर दिया करो। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी बच गई है तो उसको फिर भी हम ना येलो बैग्स के अंदर जो है ना वो डाल के, क्योंकि ये भी फार्मास्यूटिकल थिंग्स भी जो है ना वो हमारे पास ये रिस्क वाले के अंदर आ रही थी ना। ठीक है, फिर हमारे पास कह रहे हैं कि वेस्ट कलेक्शन जो है ना वो किस तरह करनी है। नंबर 2 पॉइंट के ऊपर अब हम आ गए हैं। ये वाली समझ आ गई ना, रिस्क को कहाँ किस किस बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। थोड़ी सी गंद मच गई है जो मैं बचाना नहीं चाहता, लेकिन इसको गुजारा करना है। अब कलेक्शन के लिए जो है ना वो
ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आप जो है ना वो जिस डिपार्टमेंट में वेस्ट बन रहा है, ठीक है, वहीं पे जाके आपने ढेरी लगा देनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। एक प्रॉपर सिस्टम होगा जिसके ज़रिए जो है ना वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है ना ये कभी भी वेस्ट हमारे पास अकामुलेट ना हो। मतलब जिस वार्ड में हो रहा है वहाँ पे अब अकामुलेट नहीं होना चाहिए। आपने कलेक्ट कर लिया, ये ना हो कि वहीं पे साइडों पे ढेरी लगाई जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक रूट होगा प्रॉपर कि वहाँ से आपने उठा के उस रूट के ऊपर जो है ना उसको डिलीवर करवाना शुरू कर देना है। और जितना भी इस दौरान स्टाफ यूज़ होगा उस वो मेक श्योर कि इम्यूनाइज्ड हो। ये ना हो कि वो स्टाफ बेचारा खुद ही बीमार हो जाए। उसको पहले हेपेटाइटिस बी सी की वैक्सीन लगा देनी है, ठीक है, टीबी के लिए उसको एंटीडोट्स वो अच्छी उसकी जो है ना इम्यूनाइजेशन कर देनी है ताकि वो बीमार ना हो बेचारे, ठीक है। सैनिटरी स्टाफ और जो है ना वो जितने भी स्वीपर हैं ना उन्होंने प्रोटेक्टिव ग्लव्स और हमारे पास जो है ना वो क्लॉथ वो सारे के सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स पूरी की हों, ठीक है। और ये डेली बेसिस के ऊपर काम होना है कलेक्शन वाला, ये नहीं कि एक दिन छोड़ के फिर हफ्ते के बाद शुरू होना, ये ऐसा भी नहीं करना। अब इसके अंदर वेस्ट कलेक्शन के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो हम उसको देंगे, जो स्वीपर है या जो भी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर शामिल करनी है आपने। एक तो फेस मास्क, ताकि जो टीबी वगैरह वाली चीज़ें हैं ना वो उसको ना बेचारे को लग जाएं। फिर इंडस्ट्रियल एप्रॉन्स, ठीक है, वो जो उन्होंने पहना होता है, ठीक। फिर हमने जो है ना वो लेग प्रोटेक्टर्स ज़रूर देनी ताकि वो जो शार्प चीज़ें हैं ना वो उसकी टांग में कहीं ना कहीं ना लग जाए, अल्लाह ना करे। इंडस्ट्रियल बूट्स जो है ना वो कुछ अच्छे वाले मोटे वाले जो इंडस्ट्री के अंदर बूट पहनते हैं वो देने हैं। फिर हमारे पास जो है ना वो हैवी जो है ना वो ग्लव्स देने हैं और साथ में आई प्रोटेक्टर्स जो है ना वो आँखों को भी बचाना है उन बेचारों की। तो ये चीज़ें मस्त देनी चाहिए। अब अच्छा जी, अब ये स्टाफ ने सारा कलेक्ट कर लिया तो अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कह रहा है कि एक सूटेबल व्हीकल ट्रॉली होनी चाहिए, ठीक है, विद हाई साइड, जिसकी जो है ना वो साइडें ऊंची हों ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ना वो गिरती ना रहे बाहर, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो ट्रॉली का अरेंज किया जाता है जो कि इसके लिए होते हैं। और बैग जो है ना वो आराम से जो है ना वो ठा नहीं मारने, आराम आराम से पकड़ के इसके अंदर जाए ताकि वो शॉपर फट ना जाए कहीं पे, वो पॉलीथीन बैग जो है ना, ठीक है। जो हमारे पास कह रहा है कि येलो बैग्स जो है ना वो रिस्क बेस वाला, और कभी कभार जो है ना वो नॉन रिस्क के अंदर ब्लू होते हैं, या कभी कहीं कहीं जो है ना वो ब्लैक भी इवन बैग जो है ना वो यूज़ कर लिए जाते हैं। तो वो उनको सेपरेट हमेशा जो है ना वो सेपरेट ट्रॉलीज़ के अंदर रखना है। अगर ब्लू वाला यहाँ पे रखा है तो ब्लैक वाला या येलो वाला इधर साइड पे रख देना है आपने। ट्रॉली शुड बी इजी टू लोड एंड अनलोड, फ्री ऑफ शार्प एजेस हो गया, इजी टू क्लीन, और 3 to 4 जो है ना वो व्हील, 3 से 4 व्हील उसके वो कह रहे हैं होने चाहिए ट्रॉलीज़ के, और इजीली जो है ना वो हम उसको मूव करवा सकें। ये ना हो कि हमें उसके लिए फिर अलग से बंदे को बुलाना पड़े कि धक्का लगाओ इसको, ये चूँ चाँ ना करती हो, इस अमूमन होता है हॉस्पिटल में, इसी तरह की होती हैं। फिर हमारे पास होता है कि वो ये ऑन साइट की बात की है कि जिस साइट पे उसने कलेक्ट की है। ऑफ साइट में क्या है कि उन्होंने हैंड ओवर जो है ना वो ये था, ऑन साइड की बात की थी कि जहाँ पे उसने कलेक्शन की है। अब ऑफ साइड मतलब जिसको उसने आगे देना है ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे पास हर इलाके की होती है एक म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, ठीक है। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि इस वेस्टेज को कलेक्ट करती हैं हर अस्पताल से, ठीक है। और उसका जो है ना बेसिकली क्या होगा कि जो मोस्टली जो येलो वाली होती है ना, जो मतलब पीले वाली जिसके अंदर हमारे साथ रिस्क वाले सारे था, उसको डेली बेसिस के ऊपर एक्सपोज आप कर रहा है ताकि गलती से भी कहीं वो रह ना जाए उसका कोई भी कचरा वगैरह। तो ये उसने ऑफ साइड की बात की हुई है। फिर हमारे पास वेस्ट की स्टोरेज। अब जो उन्होंने कलेक्ट कर लिया म्यूनसिपल वालों ने, उनका काम क्या है कि रिस्क और नॉन रिस्क वाले को अलग अलग रखना, ठीक है। जो रिस्क वाला और नॉन रिस्क वाला बैग्स है उनको अलग रखना है। मतलब आपने देखा होगा हर अस्पताल के पास जो है ना वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वो सारी कलेक्शन करके जो है ना उसको फिर वो जला के चुलू के ख़त्म कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंसिनरेशन, जो है ना वो एरिया होता है सारे का सारा। हॉस्पिटल ग्राउंड जो है ना वो एक किस्म की होती हैं। वो यही बात कर रहा है कि हॉस्पिटल वेस्ट जो है ना वो हॉस्पिटल ग्राउंड के नज़दीक ही जो है ना वो होता है इंसिनरेशन के अंदर, वहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। इट शुड बी इनफ एंड परमिएबल होगा, और शुड इजीली एक्सेसिबल फॉर अथोराइज स्टाफ एंड मस्ट बी सिक्योर्ड बाय अनअथोराइज्ड हो गया, ठीक है। फिर इट शुड बी इजी टू क्लीन हो गया। फिर जो भी वो यानी स्टोरेज एरिया है ना वो हम आराम से क्लीन कर सकें, ठीक है, इस तरह का। वहाँ पे जो है ना इट शुड बी अवे फ्राम फूड स्टोरेज, यहाँ इसके करीब कोई भी फैक्ट्री वगैरह ना हो या फूड स्टोरेज हमने ना की हो, ठीक है। नो वेस्ट शुड बी स्टोर्ड 24 आवर से पहले उसको आपने जला जलू के जो भी इंसिनरेशन करवानी होती है ना वो सारी की सारी होती है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे ना वो कह रहा है कि इन वेस्ट डिस्पोजल जो है ना, या फिर उसने कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर में जो मेन मेथड हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे उसने लिखा इंसिनरेशन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ना जला के जो है ना वो चीज़ों को ख़त्म करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा बायोकेम के अंदर भी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि इंसिनरेशन में हमने हाई टेम्परेचर देना है, अच्छी खासा भांबड़ मचा देना आगू का। साथ में आपने क्या करना है, ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज़ करना है। अब जिनको केमिस्ट्री पता है ना, तो उसके अंदर आपको पता होगा साथ में ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड कंबस्टेबल वेस्ट, मतलब जितना भी अब उस वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी और जो कंबस्टनेबल होंगी चीज़ें, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक के अंदर हो जाएंगी और इनकम्बस्टेबल वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, इतना जला देना कि उसको इनऑर्गेनिक में बना के वो इसको मज़ीद जलाया ना जा सके, इतना कर देना है, ठीक है। इसकी वजह से बेसिकली होगा क्या, जब इतना जलाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो जो वेस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, साथ में जो वेट है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब अगर इतना बड़ा कचरा है तो वो इतना सा रह जाएगा, बिल्कुल बाल मान जाएगी। आप कभी शॉपर को जलाएं ना, तो वो इतना बड़ा शॉपर होता है, वो इतनी सी एक बाल से मान जाती है, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर उसने कहा कि लो हीटिंग वॉल्यूम, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास लो हीटिंग वॉल्यूम के अंदर वो कह रहा है कि 2000 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम जो है ना सिंगल चैम्बर्स के अंदर इतनी आग होती है, 2000 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम के अंदर सिंगल चैम्बर के अंदर। और हमारे पास जो है ना वो ये है सिंगल चैम्बर्स के लिए हमने किया हुआ है। अगर कोई डबल चैम्बर है तो उसके अंदर कितनी होगी, 3500 किलो कैलोरीज पर केजी जो है ना वो हमारे पास पायरोलिटिक डबल चैम्बर इंसिनरेशन के अंदर। कंटेंट ऑफ कंबस्टेबल मैटर अबाव 60% होगा, ठीक है। जलने वाली जो चीज़ें होंगी वो 60% या इससे ज़्यादा होंगी, और नॉन कंबस्टेबल चीज़ें वो सिर्फ 5% वो कहता है इसके अंदर आ जाएंगी। और मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो हमारे पास 30% रह जाता है इसके अंदर। कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस इसको देख लेना, MCQ में आ सकती है। अब हमारे पास जो है ना वो मैंने यहाँ पे सिंगल और डबल की बात की है ना, जिसकी हम टाइप्स देख लेते हैं इंसिनरेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। मतलब अगर किसी को अभी भी इंसिनरेशन की जो है ना वो कन्फ्यूजन है ना, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाला, ये देख रहे हैं, इंसिनरेशन वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कंबस्शन ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन ए वेस्ट मटेरियल। तो ये देखो कितना जो है ना उन्होंने भांबड़ मचा के ड्राई ऑक्सीडेशन करके जो है ना वो सारे का सारा आपका वो कंबस्शन करके वो जला जलू के सारे परे मारते हैं। ये इस तरह की बस यूँ समझ लें, दिमाग में आपका मशीन होनी चाहिए फिर। अब ये किस किस तरह की होती है इंसिनरेटर्स जो है ना, उनकी टाइप्स क्या है। तो यार टाइप्स कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंगल और डबल कर देना है आपने। इंसिनरेशन की जो है ना वो हमारे पास टाइप है। नंबर पर पे इसने कहा कि डबल, ठीक है, चैम्बर पायरोलिटिक इंसिनरेशन, और एक हमारे पास होता है सिंगल चैम्बर इंसिनरेटर या फ्रंकल, जो वही बात है। डबल चैम्बर का फ़ायदा क्या है कि जिसके अंदर वेरी हाई डिसइंफेक्शन जो है ना वो एफिशिएंट,